रीता बालकनी में खड़ी सोचती कि कुछ ऐसा जादू हो कि वो इस रात में गुम हो जाए और फिर उसे कोई देख ना पाए। तभी मोबाइल पर मैसेज आया। वो चेक करने नहीं गई। पता था रोहित का मैसेज होगा। पढ़ लिया ना मेरा मैसेज, ज़रा मुस्कुरा दो। रोहित का पहला मैसेज पढ़ने के बाद ही बालकनी में आई थी और पता था वो दूसरा मैसेज यही भेजेगा। रोहित उसके ऑफिस में हाल ही में आया है, पर अक्सर टूर पर रहता है। पूरे देश में घूमता रहता और जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे मैसेज ज़रूर करता है। कुछ खास नहीं, बस उसकी खिड़की से जो भी नज़ारा उसे दिखता है वो लिख भेजता है। कभी लिखता, बर्फीली चोटियों पर चांद की किरणें ऐसे पड़ रही हैं कि सब कुछ नीले रंग में नहा उठा है, काश तुम देख पाती। कभी बहकते गुलमोहर का तो कभी पछाड़ खाती समुद्र की लहरों का। एक बार ताजमहल देखने गया तो सिर्फ इतना मैसेज लिखा, वाह ताजमहल को देखा और तुम याद आई। वो किसी मैसेज का जवाब नहीं देती और रोहित ये बात जानता था। एक बार मैसेज में लिखा था, मेरा फ़ोन तो उठाओगी नहीं, पर जानता हूँ मैसेज ज़रूर पढ़ोगी और पढ़कर मुस्कुराओगी भी। रोहित बहुत ही जिंदा दिल और हंसमुख लड़का था। जितने दिन भी ऑफिस में रहता रौनक आ जाती ऑफिस में। लड़कियाँ तो उसके आसपास ही मंडराती रहती, लड़के भी उसके अच्छे दोस्त थे। अक्सर शाम उन सब का किसी पार्टी का प्लान बन जाता। वो हमेशा की तरह बस अपने काम से काम रखती और फिर ऑफिस के बाद सीधा घर। शुरू में सबने उसे भी शामिल करने की कोशिश की थी, पर हर बार उसकी ना सुनकर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। रोहित ने भी हर संभव कोशिश की, साथ चाय कॉफ़ी लंच का आग्रह, उसे घर छोड़ देने की पेशकश पर हर बार वह सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा कर सर हिलाकर ना कर देती। एक बार रोहित ने उसे कह ही दिया, आपको पता है आपने अपने चारों तरफ एक दीवार उठा रखी है, पर यह दीवार दूसरों को बाहर रखने से ज़्यादा आपको अंदर बंद रखेगी तो बहुत घुटन होगी। एक छोटी सी खिड़की तो खोलिए, थोड़ी ताज़ी हवा आने दीजिए। आपकी बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ये काम निपटा लूँ जरा, कब से पेंडिंग पड़ा है। और रीता ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़रें गड़ा दी। कोई बात नहीं, हम भी छैनी हथौड़ा लेकर इस दीवार को गिरा कर ही रहेंगे। उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालता रोहित चला गया वहाँ से तो बेतरह डर गई। अगर रोहित ज़्यादा से ज़्यादा टूर पर नहीं होता तब शायद वो रिज़ाइन ही कर देती। अब किसी के करीब जाने या किसी को अपने करीब आने देने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। दो दो बार धोखा खाकर उसका दिल छलनी हो चुका था। रितेश रीता की बिल्डिंग में रहता था और उसके ही स्कूल में था। कब साथ खेलते पढ़ते उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटा एहसास भी नहीं हुआ, पर धीरे धीरे वो अंकुर एक पौधे का रूप ले चुका था और उसमें फूल खिलाए थे, जिसकी खुशबू पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। सबको पता चल गया था। बात रीता के माता पिता तक भी पहुंची, लेकिन रीता की शादी को लेकर उसके माता पिता ने बड़े बड़े ख्वाब बुन रखे थे। लंबे बालों वाला, कलाई में ब्रेसलेट पहने, हाथों पर टैटू बनवाए, म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी समझने वाला रितेश कहीं से भी उन सपनों पर खरा नहीं उतरता था। रीता ने हिम्मत दिखाई, रितेश के साथ भाग जाने को भी तैयार थी, पर रितेश ने ही कदम खींच लिए। उल्टा उसे समझाने लगा, हम कहाँ रहेंगे, कैसे घर चलाएंगे, मेरे करियर का क्या होगा। रीता ने कहा भी वो नौकरी कर लेगी, आराम से अपना करियर बना सकता है, लेकिन रितेश उल्टा उसे समझाने लगा, तुम कितना कमा लोगी कि हम अलग रहकर घर भी चला सकें और मैं अपने शौक़ भी पूरे कर सकूं। एक गिटार की कीमत पता है, और उसकी क्लासेस की फ़ीस। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है रीता, कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं तब जाकर पापा पैसे देते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे तो फिर हमें एक दूसरे को गुड बाय कह देना चाहिए। रितेश की ये बातें सुनकर रीता ने फिर कुछ नहीं कहा। उसे भीख में प्रेम नहीं चाहिए था, पर इस घटना ने पता नहीं उसके पेरेंट्स पर क्या असर डाला कि वे रीता की शादी के लिए जल्दीबाजी मचाने लगे। चुपचाप रिश्तेदारों से मिलकर एक लड़का ढूंढा गया और मुंबई से बहुत दूर वह इस शहर में ब्याह दी गई। रीता के ऐतराज़ जताने पर माँ से सुनने को मिला, पहले ही बहुत गुल खिला चुकी हूँ, इससे पहले कि हमारे मुंह पर कालिक पुतें, अपना घर बार संभालो। रीता को भी अपने पेरेंट्स पर बहुत गुस्सा आया और उसने भी सोच लिया, ठीक है वह अब अपना घर बार ही संभालेगी, पलट कर उन्हें नहीं देखेगी। उसने पूरे तन मन से अपने पति को अपनाया,
पर उसकी किस्मत ने यहाँ भी धोखा दिया। उसके पति को एक साथी नहीं, एक केयर टेकर की ज़रूरत थी। उनकी ज़िंदगी शादी से पहले जैसे चल रही थी, उसमें शादी के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। वहीं ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ समय बिताना, शनिवार की रात जमकर शराब पीना और फिर सारा संडे सोकर निकालना। अगर रीता कुछ कहती तो गालियाँ मिलती। एक बार रीता ने तेज आवाज़ में ऐतराज़ जताया कि पति ने हाथ भी उठा दिया। इसके बाद रीता सहम सी गई। अपने माता पिता से शिकायत की तो उन्होंने कहा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त करो। पर वक्त के साथ ठीक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पति और भी ढीठ हो गया। रीता के पति को खुद के एक छोटे शहर से होने का बहुत कॉम्प्लेक्स था। वे अक्सर रीता को बड़े शहर वाली, बॉम्बे वाली कहकर ताना दे जाते। फिर भी रीता इस शादी को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटी रही। पर जब उसका मिसकैरेज हुआ और उसके बाद भी पति ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, उसे हॉस्पिटल में छोड़ वैसे ही ऑफिस चला गया, तब रीता बुरी तरह टूट गई। उसे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं बची। 2-3 महीने तो वो डिप्रेशन में ही रही। फिर उसके बाद खुद को ही धीरे धीरे समेट कर ज़िंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। रोज़ अखबार में नौकरी वाले कॉलम देखती, लाल निशान लगाती और बिना पति को बताए इंटरव्यू दे आती। पर कहीं उसे नौकरी पसंद नहीं आती, कहीं क्वालिफ़िकेशन के अभाव में वो रिजेक्ट कर दी जाती, कहीं दोनों पसंद आते तो सैलरी इतनी कम होती कि इतना मर खप कर नौकरी करना उसे नहीं जमता। फिर उसे इस कंपनी में मन लायक नौकरी मिली। पति से पूछा नहीं, बस उन्हें बताया तो सुनने को मिला, हमारे खानदान की औरतें नौकरी नहीं करती। उसने पलट कर तुरंत ही कहा, और हमारे खानदान के पुरुष शराब पीकर औरतों को नहीं पीटते। शायद नई जॉब ने ही उसे इतना कहने की हिम्मत दे दी थी। पर पति का ईगो बहुत हर्ट हुआ और वे रोज़ सुबह ताने कसकर बदला लेने लगे। तैयार होते देख व्यंग करते, इतना सजा धजा किसके लिए जा रहा है? बॉस बहुत हैंडसम है क्या? रोज़ देर से आने वाले पति अब जल्दी आने लगे थे। जिस दिन उसे देर हो जाती सुनने को मिलता, ऑफिस के बाद कॉफ़ी शॉपी पीने चली गई होगी। नौकरी बचाए रखने को ये सब करना पड़ता है। रोज़ देखता हूँ मैं यह सब। अपने होठ सिलकर वो सारे काम किए जाती। अपने माँ बाप के मन का हाल जानती थी। उन्हें अगर पता चल जाता कि उसके पति को उसका जॉब करना पसंद नहीं तो शायद ज़बरदस्ती छुड़वा देते। इसलिए बिना पति के किसी ताने का जवाब दिए वह सारे काम करती और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे दूर रहते। बस ऑफिस का काम ही उसके लिए जीने का सहारा था। उसने बहुत मन लगाकर काम सीखा। ऑफिस के पॉलिटिक्स, गॉसिप से भी दूर रहती, मेहनत से काम करती। इस वजह से ऑफिस में उसकी बहुत इज्जत भी थी। कभी कभी तलाक लेने के विषय में सोचती भी, पर फिर खुद को ही समझा देती, क्या फ़र्क पड़ जाएगा तलाक लेने से। आज भी एक छत के नीचे अजनबी की तरह ही रह रहे हैं, आगे भी अजनबी ही रहेंगे। एक दिन वो घर की चाबी ले जाना भूल गई थी। ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। उसे घर आने में देर हो गई। कई बार घंटी बजाई पर उसके पति ने दरवाज़ा नहीं खोला। पूरी रात उसने सीढ़ियों पर बैठकर बिताई और वहीं बैठे बैठे एक निर्णय ले लिया। सुबह दूध वाले पेपर वाले ना देख ले, इस डर से पति ने दरवाज़ा खोल दिया। वह अपने कमरे में जाकर सो गई। उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारा दिन घर ढूंढने में बिताया। शाम को सामान बांधा, पति के आने का इंतज़ार किया। पति का क्या रिएक्शन था? हाँ ठीक है, जाइए जाइए, मैं भी डिवोर्स दे दूँगा, दूसरी शादी करूँगा। आप शौक से दूसरी तीसरी जितनी मर्जी हो शादी कीजिए, मुझे आपके डिवोर्स पेपर का इंतज़ार रहेगा, कहकर वह बाहर निकल आई। उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी एक शांत झील की तरह हो गई, सीमित दायरे में कैद। न उसमें कोई तरंग उठती, न किनारे टूटने का कोई डर होता है। ऑफिस से आना, देर रात किताबें पढ़ना, गज़लें सुनना, इतना सुकून शायद उसकी ज़िंदगी में कभी रहा भी नहीं। पर जब से रोहित ने ऑफिस ज्वाइन किया है, वो लगातार इस शांत झील में कंकड़ फेंकता जा रहा है। थोड़ी देर को तरंगे उठती हैं, फिर झील की सतह वैसे ही शांत हो जाती है। पर अब झील के तल में इतने कंकड़ जमा हो गए थे कि उनकी चुभन झील को तकलीफ दे रही थी। रोहित भला लड़का था,
रीता को उसका अटेंशन पाकर अच्छा लगता था, पर प्यार और शादी में दो दो बार धोखा खा चुकी रीता रोहित को करीब आने देने से डर रही थी। उसे यह भी लगता रोहित को उसके पास्ट के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए वह उसकी तरफ आकर्षित है। जैसे ही रोहित को सच्चाई पता चलेगी वह उससे खुद ब खुद दूर हो जाएगा, इसलिए वह रोहित से दूर दूर ही रहती। पर रोहित के बार बार आते एसएमएस ने उसे उलझन में डाल दिया था और उसने रोहित से मिलकर उसे सब कुछ साफ साफ बता देने का फैसला किया। उसे विश्वास था रोहित को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अगर वो अपना सारा पास्ट उसे बता देगी तो वो बात समझ जाएगा और फिर उससे दूर हो जाएगा। कुल जमा अपनी 26 साल की ज़िंदगी में रीता ने इतना कुछ देख लिया था कि उसे अब अपनी ज़िंदगी में और उथल पुथल गवारा नहीं थे। उसने रोहित को मैसेज किया, कब वापस आ रहे हो टूर से? वाओ, विश्वास नहीं होता तुम पूछ रही हो। बस अभी एयरपोर्ट की तरफ निकलता हूँ, सुबह तक कोई ना कोई फ़्लाइट मिल ही जाएगी और फिर 1.5 घंटे में आपके सामने हाजिर। मजाक छोड़ो, सच बताऊँ, रीता ने फिर से मैसेज किया। आई शपथ सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कल ऑफिस में पता कर लूँगी। और इस बार रोहित ने मैसेज की जगह कॉल ही किया। थोड़ी देर फ़ोन घूरती रही रीता, फिर उठाकर जैसे ही हेलो कहा, रोहित का चिंता भरा स्वर सुनाई दिया। क्या बात है रीता, कुछ परेशानी है? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कल आ सकता हूँ। दिल भर आया रीता का। थोड़ा रुक कर बोली कि कहीं आवाज़ का कंपन पता ना चल जाए। कोई परेशानी नहीं बाबा, बस ऐसे ही कुछ बात करनी है। आज तो मेरे सितारे खुल गए, तुम्हें मुझसे बात करनी है। जो सामने देखकर भी मुंह घुमा लेती है, आज उसे मुझसे बात करनी है। ओ सचमुच यकीन हुआ खुदा है इस जहां में, वरना मेरी दुआ कैसे कबूल हो जाती। अब ये डायलॉगबाजी बंद करो, तुम्हारे आने के बाद कॉफ़ी पर मिलते हैं। चलो गुड नाइट। अरे इतनी जल्दी क्या है? गुड नाइट, अभी तो बात की शुरुआत है, फिर मुलाकात होगी और फिर मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मैं परसों आ रहा हूँ रीता, सीधा ऑफिस ही आऊँगा, उसके बाद मिलते हैं। गुड नाइट एंड यू प्लीज़ टेक केयर। बाय। यू टू, बाय। रीता ने फ़ोन रख दिया, पर अब आंखों में नींद कहाँ थी। पहली बार रोहित से इस तरह खुलकर बात हुई थी और दोनों ही अपने आप तुम पर आ गए थे। शायद उसके लगातार आते मैसेज ने आप वाली अजनबियत हटा दी थी। देर रात तक ताने बाने बुनती रही कि कैसे बात की शुरुआत करेगी और क्या क्या बताएगी, रोहित का क्या रिएक्शन होगा। रोहित दोपहर बाद ऑफिस में आया। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थोड़ी परेशान की लकीरें दिख रही थी। अब वे सचमुच थी या रीता की कल्पना, कहना मुश्किल था। दूर से ही उसकी तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देखते हुए बहुत ही अपनेपन से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी डेस्क के पास नहीं आया। शायद उसकी असहजता भाप रहा था। 6 बजे के करीब उसके पास आकर धीरे से बोलना, कहीं इरादा बदल तो नहीं दिया? उसने भी मुस्कुराकर सर हिलाकर न कह दिया। फिर कहाँ चले कॉफ़ी के लिए? वहाँ चलते हैं, ऑफिस से ज़्यादा दूर भी नहीं है। दूर के लिए कोई बात नहीं, कार लेकर आया हूँ। अब इतनी मुश्किल से मौका मिला है, जितनी देर का साथ मिल जाए घर भी छोड़ दूँगा। इसी बहाने घर भी देख लूँगा, फिर तो जब मन हुआ डोरबेल बजाई जा सकती है। शरारत से मुस्कुराया रोहित। रीता ने त्योरिया चढ़ाई तो हंस दिया। मजाक था पापा, समझा करो। अब सब समेटो, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। रोहित के जाने के बाद रीता सोचती रह गई। पहली बार ऐसे भरपूर नज़र डाली थी रोहित के चेहरे पर। सचमुच दिलकश है मुस्कान उसकी, इसीलिए लड़कियां मरी जाती हैं। फिर कंधे उचका दिए। उसे क्या, आज तो उसे सब बता देगी। फिर सच जानकर रोहित खुद ही उससे 100 फीट की दूरी रखेगा। रोहित कार में वेट कर रहा था। कोई गाना बज रहा था। रीता कहने वाली थी मेरी फेवरेट है, फिर खुद को ही झिझक दिया। वह दोस्ती बढ़ाने नहीं, ख़त्म करने आई थी। फिर एक ठंडी सांस भी ली। अब बात दूर तलक क्या जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रोहित ड्राइव करते हुए चुप सा था। शायद उसके भी मन में चल रहा था क्या कहने वाली है वह। रास्ते में बस ट्रैफिक मौसम की बातें होती रही। जब कॉफ़ी शॉप निकल गया तो रीता ने उसकी तरफ देखा।
रोहित ने सड़क पर नज़रें जमाए हुए ही कहा, यहाँ बहुत भीड़ होती है, आगे चलते हैं ना, सुकून से 2 पल बैठेंगे। अच्छी जगह चुनी थी रोहित ने। बड़े बड़े आरामदायक चेयर्स थे, हल्की सी रोशनी थी और लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं। वो भी पैर फैलाकर रिलैक्स होकर बैठी थी। बस बात कैसे शुरू करें यही सोच रही थी। रोहित ने मेन्यू कार्ड पर नज़रें घुमाते हुए पूछा, क्या लोगी? बस कॉफ़ी। चिली टोस्ट ट्राई करो, बड़ी अच्छी होती है यहाँ की। बाद में टोस्ट कुतरते कॉफ़ी की घुड़ भरते दोनों ही चुप थे। रोहित शायद इंतज़ार कर रहा था वो अपनी बात शुरू करें। आखिर रीता ने बात शुरू की, रोहित तुम्हारे एसएमएस आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। रोहित ने कप रखते हुए उसकी आंखों में सीधा देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो थोड़ी असहज हो गई, लेकिन फिर संभाल लिया खुद को। देखो, इसकी एक वजह है, मैं सिंगल नहीं हूँ। ओ नहीं, मेरा मतलब सिंगल तो हूँ पर वैसी सिंगल नहीं। एक्चुअली आई एम डिवोर्सी। सो? रोहित ने कंधे उचका दिए। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसे अचरज हुआ, क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? और ये बात मुझे पता है। रोहित ने कंधे उचका दिए। क्या? वो जैसे आसमान से गिरी। तुम्हें कैसे पता? मैडम, हम लोग इंडियन हैं और हमारा फेवरेट टाइम पास है गॉसिप। याद नहीं, पर किसी ने बहुत पहले ही बताया था। और तुम्हें लगा ये तो अवेलेबल है, इस पर चांस मारा जा सकता है। ये जानकर कि रोहित को ये बात पहले से पता है, रीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या? रोहित इतने ज़ोर से चौंका कि थोड़ी कॉफ़ी उसके पैंट पर छलक ही गई। हाँ, तुमने यही सोचा ये तो डिवोर्सी है, अकेली रहती है, इसके साथ टाइम पास किया जा सकता है, रात बिरात मैसेज भेजा जा सकता है, ऑफिस में उसके पीठ पीछे लोग उसकी बातें करते हैं। यह जान उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इसका बदला रोहित से ले रही थी। रीता सॉरी, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और मुझे भी नहीं पता तुम मुझे इतना नज़रअंदाज करती थी। फिर भी मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता था। पता नहीं तुम्हें देखकर क्यों लगता कि तुम एक शांत झील सी हो, एक सीमित दायरे में कैद, जबकि तुम एक चंचल नदी बनकर बहना चाहिए। मैसेज इसलिए भेजता कि कहीं कुछ अच्छा देखता तो मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता, मन होता वो जगह तुम्हारे साथ देखूं। बस इतनी सी बात है रीता, और कुछ नहीं। यही होता है डिवोर्सी के साथ, अवेलेबल का टैग अपने आप लग जाता है, इसलिए मैं सबसे इतनी दूरी बना कर रखती हूँ। और देखो, तुम्हें भी मालूम था, फिर भी तुम मेरे करीब आने की कोशिश करते रहे, मुझसे दोस्ती बढ़ाते रहे। रीता की आंखें छलछला आई। रोहित कुछ कहने जा रहा था पर उसकी भीगी आंखें देख चुप हो गया। कुर्सी से पीठ टिका दी, एक गहरी सांस ली, फिर पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे दूर रहूं? हाँ। आंखों में जलते हुए आंसू लिए हुए जैसे बच्चों की तरह एक जिद से कहा, ठीक है, डन। अब नो मैसेजेस, नो बातचीत, दूर रहूँगा तुमसे। इतनी बड़ी बात कह दी, बहुत हर्ट किया है मुझे। ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? रोहित ने हैरानी से सर हिलाया। क्योंकि यही सच है। वो कड़वी होती जा रही थी। फिर रोहित ने वेटर के बिल लाने का भी इंतज़ार नहीं किया, काउंटर पर जाकर बिल चुकाया। वो भी साथ ही उठ गई। बाहर निकलकर रीता ने कहा, मैं ऑटो ले लूँगी। ओके, कहता रोहित आगे बढ़कर ऑटो रोकने लगा। ऑटो में बैठते हुए रोहित की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई रीता की, बाय भी नहीं कहा। उसकी आंखें तो गंगा जमुना बनी हुई थी। घर आकर भी तो देर तक रोती रही, पर समझ नहीं पा रही थी। वो तो रोहित को खुद से दूर रहने के लिए कहने गई थी। रोहित ने उसकी बात मान भी ली, फिर भी क्यों उसके आंसू यूं उमड़े चले आ रहे थे। रोहित ने अपना वादा निभाया भी, उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं। ऑफिस में भी थोड़ा बुझा बुझा सा रहता। लोगों ने भी नोटिस किया तो उसने टाल दिया। पर रीता को समझ नहीं आ रहा था, यह जानते हुए भी कि वह एक डिवोर्सी है, रोहित उससे प्यार कैसे कर सकता है, जबकि वो हैंडसम है, काबिल है। उसे कितनी ही सिंगल लड़कियां मिल जाएंगी। फिर ये भी सोचती, अगर रोहित सचमुच सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना चाहता था तो फिर उसके बात करने से मना करने पर इतना उदास क्यों रहने लगा। और रीता ने सोचा, उससे मिलकर अपने उस दिन के व्यवहार के लिए माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए। उसे अपनी बीती ज़िंदगी की सारी बातें
बता देगी कि क्यों वह इतनी कड़वी हो गई थी। और उसने रोहित को मैसेज कर दिया, क्या बहुत नाराज़ हो? मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, इस जन्म में तो नहीं। रोहित का जवाब पढ़कर फिर से उसकी आंखें भर आई। कल चले कॉफ़ी पीने? ठीक है, एक स्माइली के साथ रोहित का सादा सा जवाब आया। फिर से कोई मजाक करके वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑफिस के बाद रोहित उस दिन की तरह ही कार में उसका वेट कर रहा था। बैठते ही रीता ने कहा, सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। रोहित, मुझे तुमसे ढेरों सारी बातें करनी हैं। लॉन्ग ड्राइव पर चले? यही प्राइवेसी है, मैं सब बताती हूँ। ठीक है। इतना बोलने वाले रोहित के दो दो शब्द के जवाब रीता को बड़े अजीब लग रहे थे, पर वो समझ रही थी कि वो बहुत हर्ट है और अब कुछ भी बोलकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वो चुन चुन कर सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे गाड़ी घुमाता रहा और रीता परत दर परत अपनी ज़िंदगी के गुजरे लम्हे उसके सामने खोलती गई। रोहित ध्यान से सुन रहा था। जब कभी उसकी तकलीफ़ से बहुत आहत होकर उसकी तरफ देखता तो रीता सामने नज़रें टिका देती। पति से अलग होकर अकेले रहने की बात तक पहुँचते पहुँचते रीता की आवाज़ आंसू में डूब चुकी थी। रोहित ने एक किनारे गाड़ी लगाकर रीता का सर अपने कंधे से टिका लिया, आंसुओं से चिपके उसके बाल समेटकर पीछे कर दिए और उसका सर सहलाते हुए बस इतना कहा, भरोसा कर सकती हो तो इतना भरोसा करो मुझ पर। अब इसके बाद एक आंसू नहीं आने दूंगा तुम्हारी आंखों में। बहुत झेल लिया तुमने, अब और नहीं, मेरे होते अब और नहीं। रीता थोड़ी और पास सिमट आई। आज तक सब कुछ उसने अकेले झेला था, सारी लड़ाई अकेले लड़ी थी। अब तक कोई उसकी तकलीफ़ को यूं अपनी तकलीफ़ समझकर दुखी नहीं हुआ था। और रीता ने अपनी आंखें मूंद ली। सब कुछ कहकर उसका मन हल्का हो गया था। सारी कड़वाहट आंसुओं में धुल चुकी थी और अब उसका मन बीते दिनों के गहरे अंधेरे से निकलकर इस निश्चल प्रेम की नर्म रोशनी के स्वागत के लिए तैयार था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।